नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका O20 डिजिटल एजुकेशन के इस YouTube चैनल पर। तो आज हम इस मंच पर पढ़ाना चाहेंगे एक सब्जेक्ट है जो कि हम सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी। इसमें जो रहेगी अकाउंटेंसी 12th क्लास के लिए रहेगी और जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, जो कि फंडामेंटल्स हैं। और ये मैं कहूँ पार्टनरशिप की जो एक बेसिक नीड है यहाँ से शुरुआत होती है। लेकिन बेसिक नीड को शुरुआत करने से पहले हम जिक्र करना चाहेंगे 11th क्लास में, क्योंकि अभी हम क्या करके आए हैं, एक 11th क्लास ही पढ़कर आए हैं। हालांकि पढ़े को बहुत दिन हो गए होंगे जब अगर आप 12th क्लास में हो, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, 12th क्लास के कुछ टॉपिक्स के बारे में जिक्र करना पड़ेगा। हम जो यहाँ पर पढ़कर आए थे वो टॉपिक पढ़कर आए थे लास्ट में फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट्स किसके होते थे? इससे भी पहले मैं एक बेसिक सी चीज पूछ लेता हूं कि हमारे पास जो होते हैं बिजनेस 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो बिजनेस होता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप जिसमें क्या होता है, एक अकेला पर्सन होता है यहाँ पे बिजनेस करता है। ये अभी तक हमने कब पढ़ा था? ये 11th क्लास में पढ़ा था। ये कब पढ़ा था? ये 11th क्लास में। ठीक है, फिर उसके बाद अब जो हम दूसरा जो टॉपिक बिजनेस होता है वो हमारा क्या होता है? पार्टनरशिप होता है। ठीक है, पार्टनरशिप होता है। और जो तीसरा होता है हमारा कंपनी। क्या होता है? कंपनी। अब कंपनी में भी कई तरह की होती है, ओपीसी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है और पब्लिक कंपनी होती है। उसके बारे में हम यहाँ जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। जब कंपनी वाला चैप्टर आएगा तो कंपनी के बारे में वहां पर डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। अभी क्या पढ़ना चाह रहे हैं हम यहाँ पर? पार्टनरशिप। लेकिन पार्टनरशिप से पहले हम इसके बारे में जिक्र करें, यहाँ पे कितने पर्सन होते हैं? सिंगल पर्सन होता है, सिंगल ओनर जिसकी मैं जिक्र करूं, कौन होता है यहाँ पर? सिंगल ओनर। पार्टनरशिप में क्या होता है? दो या दो से अधिक, 2 और मोर पर्सन होते हैं। यहाँ पे एक मैंने बताया जैसे कि ओपीसी होता है, प्राइवेट होता है और पब्लिक होता है, उसके बारे में अभी हम यहाँ जिक्र नहीं करना चाह रहे। तो जब हम यहाँ पर बिजनेस कर रहे थे, हमारा बिजनेस अच्छा खासा यहाँ पर चल रहा था, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें पार्टनरशिप को यहाँ पर बिल्ड करना पड़ा। इसके लिए 2-3 रीजन हो सकते हैं, होते भी हैं। पहला रीजन क्या हो सकता है कि मैन पावर कम हो यहाँ पर बिजनेस में। जैसे मान लो पहले वहां पर अकेला पर्सन काम कर रहा था, बिजनेस चला रहा था, अब यहाँ पे एक या एक से अधिक लोग आ जाएंगे। दूसरी नीड क्या हो सकती है यहाँ पर? एक तो पर्सन्स की होगी, दूसरी क्या हो सकती है? फंड्स की। फंड्स जिसको हम क्या कह सकते हैं? कैपिटल की। अब कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही होगी? और कैपिटल, या तो बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे होंगे या बिजनेस में कुछ और नया ऐड करना चाह रहे होंगे, जिसकी वजह से हम यहाँ पे कैपिटल की जरूरत पड़ी। वरना अकेला पर्सन ही यहाँ पर काम करता रहता भाई, जब ज्यादा लोग रहेंगे तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, लेकिन अगर सिंगल पर्सन रहेगा तो प्रॉफिट वहीं पर ही बढ़ जाएगा। तो किसी ना किसी रीजन की वजह से हमें पार्टनरशिप को फॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, अब जब पार्टनरशिप की बात आई है तो पार्टनरशिप की मैं एक पहले डेफिनेशन के बारे में बात कर लेता हूं। क्या मतलब है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more persons who have agreed to share profits of the business carried by all or any of them acting for all। ठीक है, ये क्या है? हमारी पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा करते हैं जिक्र। क्या कहना है? पार्टनरशिप एक कैसा रिलेशन है? पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है किसके बीच में? 2 और मोर पर्सन के लिए। मैंने अभी सबसे पहले यही बोला था कि पार्टनरशिप में क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं।
ठीक है, तो क्या है, एक रिलेशनशिप है किसके बीच में, पर्सन्स के बीच में, वो है एग्रीड। एग्रीड मतलब उनके बीच में कुछ ना कुछ एक क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है। किस लिए होता है वो एग्रीमेंट, टू शेयर प्रॉफिट्स, टू शेयर प्रॉफिट। इसमें आपको कुछ ऐसा अजीब नहीं लग रहा कि प्रॉफिट्स के बारे में जिक्र करा है, भाई प्रॉफिट्स के अलावा क्या हो सकते हैं, यहाँ पे लॉसेस भी हो सकते हैं। तो ऐसा क्यों कहा गया कि प्रॉफिट्स ही होंगे, तो प्रॉफिट्स के लिए। अब आप एक चीज मुझे बताइए जनरल सी, कि जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस को स्टार्ट करने का क्या मोटिव होता है, बिजनेस को स्टार्ट करने का मोटिव ये होता है कि हम यहां से प्रॉफिट अर्न करेंगे, और प्रॉफिट को अर्न करने के बाद अपने आप में उसको से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, अपने आप पर रख लेंगे। लेकिन लॉस भी तो हो सकता है, तो यहां पर लॉस का जिक्र क्यों नहीं करा गया। ठीक है, तो लॉस का जिक्र इसलिए नहीं कहा गया कि हम जो मोटिव रहता है हमारा, ये मान के चलते हैं कि हम जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, हमारा यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट होगा। लॉस किसी अदर रीजन से हो सकते हैं, वो भी हमें क्या करने पड़ेंगे, बियर करने पड़ेंगे। तो मेन क्या मान के चलते हैं कि हमारे बिजनेस से क्या होगा, हमें प्रॉफिट ही होगा। किससे प्रॉफिट आएंगे, वो बिजनेस से, कैरिड बाई, यानी कि जो बिजनेस को चला रहे हैं, कैरिड बाई ऑल। अब दो बदले हैं, एक एक्स है और दूसरा वाई है, मैं तीसरा भी लेता हूं जेड भी। तो या तो हो सकता है कि एक्स वाई जेड तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, यानी कि कैरिड बाई ऑल, यानी कि तीनों मिलकर काम कर सकते हैं। यह कह रहा है कि एनी ऑफ देम, कोई उनमें से एक, कोई भी हो सकता है, एक्टिंग फॉर ऑल। अब ये कह रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि या तो अकेला बंदा यहाँ पे ये काम करने वाला हो और इन्होंने यहाँ पर कैपिटल मतलब कैपिटल यहाँ पर इन्वेस्ट कर दी। तो कैपिटल इन्वेस्ट करी तो क्या हुआ, ये अकेला बंदा, रीजन क्या हो सकता है इस चीज का, भाई इसके पास स्किल भी है प्लस में कैपिटल भी है। ये कहने की भाई साहब हमारे पास सिर्फ कैपिटल है, आप चाहे तो हमें रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं रख सकते। तो कैपिटल है, तो इन्होंने क्या करा कि आप हमारे ब्याह पर काम करेंगे। तो ब्याह पर कौन काम करेगा, एक्स काम करेगा, किसके ब्याह पर, वाई और जेड पर। तो ये है इसके डेफिनेशन का मीनिंग, जो आई थिंक आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर मैं बात करना चाहूंगा यहां पर एग्रीमेंट की। एग्रीड है तो एग्रीमेंट होगा उनके बीच में, एग्रीमेंट, जिसको हम डेफिनेशन इसमें क्या कहते हैं पार्टनरशिप की लैंग्वेज में, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड है। ठीक है, अब पार्टनरशिप डीड क्या हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है। रिटर्न भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है। इसको हम कह सकते हैं लिखित, और ये हो सकती है हमारी मौखिक। ये लिखित है और ये ओरल है। ओरल मतलब क्या है कि हमने कुछ वर्ड से, मुंह से कुछ कहा कि भाई हम इस तरीके से इस बात को एग्री करते हैं। दूसरा क्या है कि हमने एक डॉक्यूमेंट्स पे अपनी जो भी सारी हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो हमने क्या करा, एक डॉक्यूमेंट पे लिख ली, जिसको हम डॉक्यूमेंट को क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड ये भी है, लेकिन ये क्या है, ओरल है, इसमें कुछ भी हमारे बीच में लिखा नहीं गया है। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई। लेकिन अब बात करते हैं सबसे अच्छी चीज क्या होती है। आप एक बात बताइए, मैंने आपको कुछ चीजें दी और उसका कोई रिकॉर्ड ना रखा, तो आप उसको कुछ ना कुछ जुटला सकते हैं, या मैं भी जुटला सकता हूं कि मैंने आपको इतने रुपए दिए, इतने दिए, तो वो हो गया हमारा ओरल। इसमें क्या हो सकता है कि ये बेस्ट नहीं मानी जाएगी। लेकिन जो लिखित है वो आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है, और चार लोगों को दिखाएं तो ये उनको भी पता है कि आपके बीच में लिखी हुई चीजें हैं। तो ये क्या है, सबसे बेस्ट हमारी क्या होगी, रिटर्न होगी, रिटर्न पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। पार्टनरशिप की डेफिनेशन समझ में आ गई, पार्टनरशिप की में जो एग्रीमेंट है उसकी चीज में समझ में आ गई। तो अगर हमने इसमें क्या लिख सकते हैं भाई, जैसे कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया, ठीक है, किसी को क्या रेम्यूनरेशन देनी है, इंटरेस्ट वगैरह क्या देना है, कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या देना है, और क्या हो सकता है इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो सकता है। तो ये सारी चीजें किस में लिखी रहेंगी हमारी, किसमें, पार्टनरशिप डीड में। तो ये तो चीज होगी कि हमारे बीच में जब हमारी क्या है, पार्टनरशिप डीड है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। लेकिन अगर हमारे बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वहां पर क्या कुछ होगा, वो चीज देखने लायक है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा
इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर यहां पर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर यहां पर क्या है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस केस में हमारे क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो मैं जिक्र कहूंगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सबसे पहला जो मेन रहेगा हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, वो हमारा इक्वल होगा, ठीक है। और ये जो रूल्स हैं वो एज पर क्या है, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। जो भी रूल्स हैं वो कहां पर लिखे हुए हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब ये कह रहा है कि पार्टनरशिप एक्ट का कहने का मतलब ये है कि अगर आपके बीच में कोई भी झगड़ा होता है, किसको लेकर, कि डीड वगैरह को लेकर, तो किसने बता दिया, वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने अपनी सारी बातें क्लियर कर दी कि आपके पास अगर इन चीजों को लेकर कोई भी मुद्दा उठता है तो हम पहले ही बता देते हैं कि इन सब पे क्या क्या रूल एप्लीकेबल होंगे, वो इस तरीके से होंगे। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, यानी कि तीसरा पॉइंट, रेमुनरेशन टू पार्टनर्स। रेमुनरेशन टू पार्टनर्स यानी कि सैलरी वगैरह होगी, कोई भी वेजेस वगैरह, अगर यहाँ पर जिक्र नहीं करेगा पार्टनर को देकर, अदर अदर जैसे वर्कर्स होंगे उन सबको तो ये सब चीजें मिलेंगी, लेकिन ये जिक्र किसके बारे में कहा गया है, पार्टनर्स को लेकर। तो यहां पर नॉट अलाउड क्या हो जाएगा, यहां पर रेमुनरेशन नहीं दी जाएगी। चौथा पॉइंट क्या हो सकता है, चौथा पॉइंट हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नॉट चार्ज। नॉट चार्ज का मतलब क्या है, और अलाउड में। अब आप मुझे ये बताइए कि अलाउ और चार्ज में क्या डिफरेंस है। तो अलाउ और चार्ज में क्या डिफरेंस होता है कि हम आपको नहीं देंगे, यहां पर क्या मतलब है, नहीं दिया जाएगा। हिंदी में थोड़ा बहुत डिफरेंस मतलब एरर हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में ठीक है, ठीक है। नॉट चार्ज का मतलब क्या है, नहीं लिया जाएगा, यानी कि आपसे यहां पर इंटरेस्ट या रेम्युनरेशन नहीं दी जाएगी, और यहां पर इंटरेस्ट चार्ज यानी कि आपसे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। दूसरा पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, 6% पर एनम। 6% पर एनम का मतलब है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म। क्या मतलब है इसका, कि जो लोन है वो पार्टनर ने किसको दे रखा है, फर्म को दे रखा है, तो उस पर क्या इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, किस रेट से चार्ज किया जाएगा, वो 6% पर एनम से किया जाएगा। अब एक चीज आपको यहाँ पे और थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, ये है 6% पर एनम यानी कि एनुअल रेट है। अगर मैं कहूं यहाँ पर 6%, तो ये हमारा क्या जाएगा, फ्लैट रेट। क्या है, फ्लैट रेट। फ्लैट रेट का मतलब क्या, इरेस्पेक्टिव ऑफ मंथ्स। यहाँ पे मंथ्स वगैरह नहीं देखा जाएगा कि आपने लोन कब लिया है कब नहीं लिया, सीधा 6% फ्लैट रेट। जैसे कि आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि अगर 10,000 रुपए का लोन है, 10,000 रुपए पर 6% पर एनम है, तो 6% पर एनम है, और लोन की जो डेट है, लोन की डेट है 1 सितंबर, 1 सितंबर है
तो 1 सितंबर के हिसाब से 6% के हिसाब से यहाँ पे 6 महीने का ब्याज लगा लो। 1 सितंबर ने डेट चेंज कर लेते हैं, 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर के हिसाब से क्या हो जाएगा, 6/12 हो जाएगा। 6/12 के हिसाब से कितना ब्याज निकल कर आ जाएगा यहाँ पर, 600, और 600 का आधा कितना हो जाएगा, 300 रुपए। लेकिन अगर मैं बात करूं 6% फ्लैट रेट, तो फ्लैट रेट के हिसाब से क्या होगा, 10,000, 6/100। यहाँ पर किसके बारे में, मंथ्स के बारे में जिक्र नहीं करेंगे, तो सीधा कितना आ जाएगा, 600 रुपए। ठीक है, तो आई थिंक ये चीजें भी आपको समझ में आ गई होगी। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड होगी तो क्या क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, और पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या हमारे प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से। ठीक है, फिर डीड भी समझ में आती है, डीड रिटर्न है, ओरल है, ये भी चीज समझ में आ गई। अब अगर मैं बात करूं, हमने 11th क्लास में क्या पढ़े थे, हमारे फाइनल अकाउंट्स। 11th क्लास में क्या पढ़ा था हमने, फाइनल अकाउंट्स पढ़े थे। अब फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या चीजें होती है हमारी, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो दूसरा अकाउंट होता है वो हमारा क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, और जो लास्ट में बनाई जाती है वो हमारी क्या बनाई जाती है, बैलेंस शीट। ठीक है, अब हमने बिजनेस चला रहे हैं, साल का एंड आ गया, हम यहाँ से क्या कैलकुलेट बनाना चाह रहे हैं, अपने फाइनल अकाउंट्स बनाना चाह रहे हैं। तो फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए हमें सबसे पहला जो अकाउंट बनाना पड़ेगा वो क्या बनाना पड़ेगा, हमें प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहां से थोड़ा ये ऊपर नीचे कर लीजिए, इसको सबसे पहले हमारा ये बनाया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट से जो हमारा क्या निकल कर आएगा, ग्रोस प्रॉफिट। क्या निकल कर आएगा, ग्रोस प्रॉफिट। और जो ग्रोस प्रॉफिट कहां पर ट्रांसफर किया जाएगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहां पर ट्रांसफर करने के बाद जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उनका क्या किया जाएगा, एडजस्टमेंट किया जाएगा। और यहां पर हमारे कौन से एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि हमारे रॉ मटेरियल हो गया, वेजेस होगी, ये सारी हमारी क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद हमारा क्या निकल कर आता है, ग्रोस प्रॉफिट। और ग्रोस प्रॉफिट में से हम क्या एडजस्ट करेंगे, फिर हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कि सैलरी वगैरह होगी, या रेंट हो गया, या इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह होगी, ये सारी चीजें हमारे क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये सारे क्या है, हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब यहां से क्या निकल कर आएगा, हमारा नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कहां पर ऐड कर दिया जाएगा, कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा, क्या, नेट प्रॉफिट। तो ये तो जो जिक्र था, ये सारा जिक्र किसका था, हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप पे। जब हमारा एक अकेला बिजनेस का मालिक हो और उस केस में हमें प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती है। सारा प्रॉफिट क्या होता है, एक अकेला पर्सन होता है, उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन अगर हमारे पास पार्टनरशिप की सिचुएशन आती है, तो पार्टनरशिप में सिचुएशन में क्या होता है कि जो पर्सन होते हैं वो 2 या 2 से अधिक होते हैं। अब जब 2 या 2 से अधिक होंगे तो जो हम प्रॉफिट अर्न करेंगे तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास एक और अकाउंट आ जाता है, जिस अकाउंट का नाम हम कह सकते हैं कि हमारा जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या नाम होता है उसका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसमें क्या होगा, मैं इधर से समझा देता हूं। सेम सिचुएशन रहेगी, यहां से ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या एडजस्ट किए जाएंगे, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस एडजस्ट कर लिए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद क्या निकल कर आया, ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट में से कौन से एक्सपेंसेस एडजस्ट किए जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद क्या निकल कर आएगा, हमारा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट अभी तक हमने क्या करा था, कैपिटल में डायरेक्ट ऐड कर दिया था, लेकिन यहां पर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जितने पार्ट रहेंगे, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, जो भी रहेंगे, तो उस केस में हमारा कौन सा अकाउंट बनाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब ही क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम यहाँ पर क्या करेंगे? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है इसके बारे में भी देख लेते हैं। चलिए इसका थोड़ा सा फॉर्मेट के बारे में जिक्र कर लेते हैं। आप लोगों को अच्छे से फॉर्मेट बनाना आता होगा। ये हमारे क्या होता है? पर्टिकुलर्स, ये हमारा अमाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, ये हमारा अमाउंट का कॉलम। फिर हमारा इसका क्या नाम होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये इसकी क्रेडिट साइड होती है और ये इसकी डेबिट साइड होती है। ठीक है, मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि जो हमारा प्रॉफिट होगा वो कहां से निकल कर आएगा? नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बाय नेट प्रॉफिट ये कहां से ट्रांसफर किया जाएगा? ट्रांसफर्ड फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, लॉस भी हो सकता है तो नेट लॉस, सेम ये कहां से ट्रांसफर किया जाएगा? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। उसके बाद जो भी पार्टनर्स को चीजें दी जाएंगी जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, रेम्यूनरेशन हो गया, उन सब का जिक्र यहां पर किया जाएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दो पार्टनर है ए और बी, ठीक है, सैलरी टू पार्टनर, यहां तक समझ में आ गया। कोई कमीशन वगैरह देना हो पार्टनर को, कमीशन टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर यहां पर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग की है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन सेम वही सिचुएशन है कि अगर दो पर्सन है ए और बी, ए और बी की ड्राइंग्स पर क्या करेंगे? हम इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रॉफिट बच जाता है। सपोज करो हमने 1 लाख रुपए कमाए, 1 लाख में से हम पैसा कुछ रिजर्व में रखना चाह रहे हैं, मान लो 20,000 रुपए। 20,000 का पैसा कहां पर ट्रांसफर कर दिएगा? रिजर्व में। और 80,000 रुपए का जो प्रॉफिट होगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेम्यूनरेशन, इन सब के फॉर्म में क्या कर दिया जाएगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चला जाएगा? कुछ पैसा रिजर्व में चला जाएगा और जो रिजर्व में बचने के बाद कुछ बचता है पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट ए और बी। कैपिटल अकाउंट के बारे में अभी हम जिक्र नहीं कर रहे, तो इसलिए मैंने सीधा सा लिख दिया कि ए और बी में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इन केस अगर यहाँ पर कोई लॉस हो जाता है तो लॉस के बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। बाय लॉस ट्रांसफर टू ए और बी, वो हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। बाकी की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देके चला जाता हूं, क्योंकि ये होमवर्क देने लायक बनता है। हम पढ़ रहे हैं इस टाइम 12th क्लास का, लेकिन मैं आपको होमवर्क दूंगा थोड़ा सा, बस सिर्फ 11th क्लास का। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप सभी ने डेबिट पढ़ रखा है और क्रेडिट पढ़ रखा है, कि डेबिट को क्या लिखते हैं? डीआर लिखते हैं, और क्रेडिट को क्या लिखते हैं? सीआर लिखते हैं। तो डीआर का मतलब समझ में आता है कि यहाँ पे, सीआर का मतलब समझ में आता है कि सीआर हमने स्टार्टिंग के इसके कुछ वर्ड्स ले लिए, तो इसको क्या लिख दिया हमने? सीआर। लेकिन डेबिट में इस तरीके से आर वगैरह कुछ है नहीं। तो आप ये बताइए कि मुझे डेबिट में डीआर क्यों लिखा जाता है, क्रेडिट को सीआर क्यों लिखा जाता है? तो ये एक छोटा सा होमवर्क है आपके, बस कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए इसको। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।